नमस्कार दोस्तों, मैं के गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आर्टिकल्स की अगली क्लास डिलीवर करने जा रहे हैं, मतलब कंक्लूडिंग क्लास होगी। पिछले वीडियो में हमने आपको दा का उपयोग करने का तरीका बताया था। 3 महत्वपूर्ण मेथड मैंने आपके सामने डिलीवर किए थे। आज हम एक बचा हुआ मेथड आपके सामने रखने जा रहे हैं और उसके साथ साथ नील आर्टिकल की कुछ अवस्थाएं भी हम आपके सामने पेश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको वीडियो देखने के बाद ये पसंद आता है तो निश्चित रूप से लाइक करें तथा अपने कमेंट हमारे वीडियो के अंत में ज़रूर लिखें, जिससे कि हम और भी बेहतर तरीके से आपके सामने नई नई चीज़ें डिलीवर कर सकें। ये सारी चीज़ें एक ड्यू कोर्स का पार्ट है, जिसमें अगर आप इंटरेक्टिव रहते हैं तो हमें भी उतना ही इंकरेजमेंट मिलता है जितना आपको। तो ये चीज़ें लगातार बनी रहनी चाहिए। दोनों पक्षों के लिए ये एक म्यूचुअल कंसेंट है जो हमेशा होनी चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दा के चौथे उपयोग की ओर। वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको कहा था ना, आपकी किताबों में दा के ऐसे उपयोग भरे रहते हैं कम से कम 30 से 35, जिनमें प्रसिद्ध करके पॉइंट बनाए गए होते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो अंग्रेजी की क्लासों में जो अंग्रेजी की बुक्स हैं, सॉरी मैं अगर इसको रिमाइंड कराऊँ आपको, तो जो अंग्रेजी की बुक्स हैं जो फॉरेन राइटर्स के द्वारा लिखी गई हैं, वो अपने स्टूडेंट्स के लिए इतना पैनिक क्रिएट नहीं करते जितनी कि हमारी बुक्स में होता है। हमारे किताब वाले सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि एक फैक्ट को कितना बड़ा करके लिख सकते हैं, जिससे कि बच्चा भ्रमित हो जाता है। अंग्रेजी जो शुद्ध अंग्रेजी है वो ये कहती है कि पुट आर्टिकल द बिफोर एनी यूनिक ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी किताबों में इसको कितना इनलार्ज कर दिया गया, रबड़ की तरह कैसे खींच दिया गया और इतने 30-35 पॉइंट बना दिए गए, जबकि इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। हम चाहते तो इसे एक पॉइंट में कवर कर सकते थे। तो यहाँ पे ये शब्द ही हमारे लिए काफ़ी है कि यूनिक ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब आप इससे चाहे 30-35 पॉइंट बना लो, चाहे इससे एक पॉइंट में अपना काम चला लो। मैं तो सिर्फ एक पॉइंट में अपने स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, जिससे माइंड में क्रिस्टल क्लियर रहे, उसका उपयोग करते समय उसको कोई तकलीफ ना हो। मैं आपको कुछ सेट बना के मैंने बोर्ड पे बना रखे हैं, मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैं पहले इसकी बात करता हूँ, मैंने लिखा सन, अर्थ, मून। यूनिक ऑब्जेक्ट का अर्थ क्या है, पहले तो ये जान लें। यूनिक ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी कंपैरिजन हम किसी दूसरी वस्तु से ना कर सकें, या फिर उस जैसी कोई दूसरी वस्तु पूरे ब्रह्मांड में हो ही ना, दैट इज यूनिक। अब मैं सन की बात करूं, इसे कहते हैं हम लाइट और एनर्जी का सोर्स है। अब मैं कोई 100 वाट का बल्ब लेके बैठ जाऊँ, बोले ये भी लाइट और एनर्जी देता है, तो कैन वी कंपेयर देम? क्या हम इसकी तुलना 100 वाट के बल्ब से कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो नॉन कंपेरेबल आइटम है। इनफाइनाइट सोर्स कहते हैं एनर्जी का, तो इसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। दूसरा वर्ड हम लेके बैठे अर्थ। पूरे ब्रह्मांड में अगर हम बात करें तो प्राणियों के अस्तित्व के लिए सिर्फ एक ही ग्रह है जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? अर्थ। सेम वे हमने एक वर्ड लिखा मून, जो इसके लिए यूनिक है। तो ऐसे 5-7 वर्ड और लिखूंगा, आपके किताबी राइटर का पॉइंट बन जाएगा कि सभी आकाशीय पिंडों से पहले दा लगाएं, या फिर ऑल हेवनली बॉडीज से पहले दा लगाइए। ये सिर्फ एक पॉइंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने दूसरा हेडिंग बनाया, मैंने लिखा द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द पिरामिड ऑफ इजिप्ट, द ताजमहल। तो ये कुछ संसार की विश्व प्रसिद्ध संरचनाएं मानी गई हैं। इनको जिस उद्देश्य के साथ बनाया गया है, इनको वंडर्स भी कहते हैं, हम 7 वंडर्स की कैटेगरी में रखा गया है। जिस उद्देश्य के साथ बनाया गया है वैसी कोई चीज़ पूरे ब्रह्मांड में या संसार में देखने को नहीं मिलती। मतलब जिस तरीके के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाया गया है, वैसी कोई संरचना पूरे संसार में नहीं है। सेम वे पिरामिड इजिप्ट के, और वही भारत के अंदर बनाया गया ताजमहल। तो इनको इसलिए यूनिक माना गया है। अब आपका किताब वाला क्या पॉइंट बनाएगा? सभी विश्व प्रसिद्ध इमारतों से पहले दा लगाओ, द फेमस स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड। ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। आगे चलें। हमने कुछ किताबें लिखी हैं, रामायण, कुरान, बाइबल, हर धर्म से संबंधित ये मानक ग्रंथ है। हिंदू धर्म से संबंधित, मुस्लिम से, क्रिश्चियन से। तो यहाँ पे लाखों किताबों की श्रेणी में अगर ये किताब आती हैं तो ये अपने आप यूनिक होंगी, क्योंकि इन जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जो चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं वो यूनिक ऑब्जेक्ट को शो करने के काम आ रही हैं। यूनिक ऑब्जेक्ट अगर वाक्य में दिखे तो मान लीजिए वो ऐसी नाउन है जिसका दूसरे से कंपेरिजन नहीं हो सकता। अगर होगा तो उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो आप सिर्फ एक शब्द याद रख के वो 30-35 पॉइंट जो आप आज तक किताबों में पढ़ते हुए आए हो उनसे मुक्ति पा सकते हो। तो ये पॉइंट मैंने अब आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको ये सामने इसके पेश करने जा रहा हूँ। लेट्स सी, एग्जाम्पल देखते हैं हम।
तो दोस्तों अब हम दा के जो ये बिंदु हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया उसके एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहे हैं, इनको ध्यान से देख लें। एक रेगुलर कोर्स की तरह लें इन एग्जाम्पल को। जो मैंने पिछली क्लास में 3 पॉइंट आपको बताए थे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ऐसे पॉइंट है जहाँ ब्रेन अप्लाई होता है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे एक स्थिर अवस्था हमें मिलती है कि भाई हम यूनिक ऑब्जेक्ट को याद करके ये आर्टिकल लगा सकते हैं। जैसे यहाँ देखें, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, दोनों यूनिक ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ लिखा द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड द सेट्स इन द वेस्ट, तो तीनों जगह आर्टिकल दा लगाया, तीनों यूनिक हैं। यहाँ पे देखें, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज विजिबल टू एनी एस्ट्रोनॉट, तो यहाँ दा का यूज़ है। यहाँ पे देखें, ताजमहल से पहले दा, ये भी यूनिक ऑब्जेक्ट हो गया। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे यूनिक ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से आपका दा का उपयोग यहाँ पे चौथा पॉइंट जो मैंने बताया, ये सिर्फ मन की संतुष्टि के लिए कि हमें आता है, इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग फोकस ना करें, क्योंकि हमारी किताबों में तो इसको इतना एलोबरेट कर दिया जाता है कि बच्चा एक एक पॉइंट को आगे आगे अलग अलग याद रखता है। पर मैंने सबको एक पॉइंट में क्लब कर दिया। 30 पॉइंट 35 पॉइंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट याद रख के भी आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिकल दा का। तो यहाँ पे विशेष ध्यान रखिए, इस चीज़ को समझिए कि आप सिर्फ एक बिंदु से बहुत सारी चीज़ों को कवर करने जा रहे हैं। अब हम आते हैं इसके बाद अगली अवस्था में। हमारी अगली जो अवस्था होगी आर्टिकल उपयोग करने के लिए, वो है ऐसी अवस्था जहाँ पे हम आर्टिकल का उपयोग नहीं करते, और इस अवस्था को हम कहते हैं निल आर्टिकल की अवस्था। तो निल आर्टिकल की अवस्था से क्या अभिप्राय है वो आप समझ लीजिए। निल आर्टिकल की अवस्था ऐसी अवस्था है जब हम किसी नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते। और आर्टिकल ना लगाने की किसी नाउन से पहले क्या वजह हो सकती है? 2 ही वजह। या तो वाक्य में दी गई नाउन ऐसी हो जिस पर आर्टिकल का कोई भी नियम लागू ना होता हो, तो वहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, अगर वाक्य में नाउन से पहले कोई ऐसा शब्द आ गया हो जहाँ पे हम आर्टिकल का उपयोग नहीं कर सकते, तो उस स्थिति में भी हमें आर्टिकल को क्या करना पड़ेगा? इग्नोर करना पड़ेगा। मतलब आर्टिकल ना होने की 2 ही वजह हो सकते हैं, या तो नाउन डिफ़ॉल्ट कर जाए, या फिर नाउन से पहले कोई ऐसा शब्द आ जाए जो आर्टिकल की तरह ही क्या करता हो, बिहेव करता हो। तो कुछ 3-4 पॉइंट है इस निल आर्टिकल के ऊपर जो मैं आपको इस वीडियो में डिलीवर करूँगा। उसके बाद फिर हमारा ये चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा। तो अब हम आगे देखते हैं निल आर्टिकल के लिए हमारा पहला पॉइंट, लेट्स सी। तो दोस्तों अब हम आते हैं निल आर्टिकल के पहले हमारे बिंदु पे, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। पहला बिंदु है इन 4 शब्दों के साथ, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ये चारों डिटर्मिनर का काम करते हैं, और आर्टिकल भी एक तरीके से डिटर्मिनर का ही रूप होता है। तो ये ध्यान रखें कि यदि वाक्य में किसी भी नाउन से पहले उपरोक्त चारों में से किसी भी एक शब्द का इस्तेमाल किया गया हो, तो आप समझ लीजिए कि आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ अंतर करके। जैसे मैंने लिखा, आई मेट ब्लैंक स्पेस बॉय इन पार्टी लास्ट नाइट, तो यहाँ बॉय से पहले मैं ए का इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने नियम के हिसाब से, इसमें कोई अवरोध नहीं है। पर मैंने दूसरे एग्जाम्पल में क्या किया कि यहाँ बॉय से पहले इन 4 में से एक शब्द यूज़ कर लिया। इसका मतलब यहाँ पे आर्टिकल डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, यानी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि यदि वाक्य में उपरोक्त चारों में से किसी भी एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप कभी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट अब कंप्लीट हो गया। अब निल आर्टिकल के लिए हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, हमारे सेकंड नंबर पॉइंट में जाते हैं, दैट इज रिलेटिव एडजेक्टिव्स। अब इसका क्या मतलब है? आप ये 7 शब्दों को याद रखिए। आपको शुरू में जब मैंने अपने YouTube चैनल पे क्लासेस चालू की थी, तो बेसिक क्लासेस दी हैं 6 क्लासेस, जिनमें एक पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास थी। प्रोनाउन की एक पूरी लिस्ट बना के दिखाई थी, उसमें मैंने बहुत व्यापक तरीके से समझाया था प्रोनाउन। उसमें ये कॉलम पूरा मौजूद है और उसमें ये 7 शब्द हैं। तो आप ये समझ लें कि यदि वाक्य में नाउन से पहले रिलेटिव एडजेक्टिव का उपयोग करके लिखा गया हो, तो उस स्थिति में हम किसी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करते। तो ये सारे शब्द मैंने आपके सामने रख दिए। अब इन शब्दों से विशेष सतर्क रहें कि अगर वाक्य में नाउन से पहले आ रहे होंगे तो आपको किसी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करना। तो अब इनके एग्जाम्पल मैं आपके सामने डिस्प्ले करने जा रहा हूं, देखते हैं एग्जाम्पल, लेट्स सी। तो दोस्तों अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। हमने बताया था कि अगर वाक्य में नाउन से पहले कोई भी रिलेटिव एडजेक्टिव आ जाता है तो आप किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, मैंने 2 सेट बनाए। पहले एग्जाम्पल में सिर्फ नाउन दी गई है, इट इज़ और ब्लैंक स्पेस नोटबुक। नियम लगाने के बाद हम ए लगा सकते हैं वेरी इजीली।
अब यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, नोटबुक से पहले एक रिलेटिव एडजेक्टिव लगा दिया, मीन्स यहाँ पे हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ देखें अगला एग्जाम्पल, ही इज़ बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। तो यहाँ ये सुपरलेटिव डिग्री है, डायरेक्टली किसका इस्तेमाल होगा, द का। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लें, क्योंकि मैंने बताया था कि यदि वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री आती है एडजेक्टिव की तो उससे पहले द का यूज़ करते हैं। अगले एग्जाम्पल में क्या किया, हमने सुपरलेटिव डिग्री से पहले वो अभी जो शब्द बताए थे उनमें से एक शब्द जोड़ दिया, इसके कारण यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये ध्यान रखें कि नाउन से पहले किसी भी स्थिति में कोई भी रिलेटिव एडजेक्टिव मौजूद है तो आप उसके पूर्व कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब ये हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं निल आर्टिकल के थर्ड पॉइंट पे। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। निल आर्टिकल का अगला पॉइंट यानी थर्ड नंबर पॉइंट, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन बिंदु है एग्जाम के लिए। हमारा अगला बिंदु बनता है नाउन इन मटेरियल फॉर्म। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है आपके लिए। इस कंसेप्ट के हिसाब से चलें तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी नाउन मटेरियल को शो करती है तो उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। अब मटेरियल क्या होता है, जैसे मकान बनाने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत है, फर्नीचर के लिए लकड़ी की ज़रूरत है, हम दरवाजे बनाना चाहते हैं, मकान के खिड़कियाँ बनाना चाहते हैं, हमें आयरन लोहे की ज़रूरत है, खिड़कियों के लिए शीशे की ज़रूरत है, कोई कपड़े हैं, ऊनी कपड़े हैं, सूती कपड़े हैं, कॉटन से बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसको शो करती हैं, मटेरियल। तो यदि वाक्य में दी गई नाउन किसी भी मटेरियल को शो करने के काम आती हो तो उससे पूर्व हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, पहला नाउन, दीज क्लॉथ आर प्रिपेयर्ड ऑफ कॉटन बाई कंपनी। तो कॉटन एक मटेरियल है क्लॉथ के लिए, यहाँ निल आर्टिकल आ जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ आयरन डोर्स के लिए मटेरियल के रूप में काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी किसका यूज़ हो जाएगा, क्रॉस का। तो आप अच्छी तरह दिमाग में सेट कर लें कि कोई भी नाउन मटेरियल फॉर्म में दी गई हो तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। अब हम आते हैं इसके लास्ट बिंदु पे, निल आर्टिकल की आखिरी अवस्था। लेट्स सी। तो दोस्तों अब हम आते हैं निल आर्टिकल की सबसे आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था में, जहाँ पे हम 4 तरीके के नाउन को अवॉइड करते हैं आर्टिकल के लिए या इग्नोर कर देते हैं। इसे हम निल आर्टिकल की अवस्था, महत्वपूर्ण अवस्था कह सकते हैं। तो एक बार इस पर ध्यान से नज़र लगाएं। ये कहता है भाषा का नाम, खेल का नाम, बीमारी का नाम, त्योहार एवं पर्व का नाम। तो ये 4 चीज़ें हैं, नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ गेम, स्पोर्ट्स खेलें, नेम ऑफ डिजीज़ एंड नेम ऑफ फेस्टिवल एंड ओकेज़न। अगर ये 4 चीज़ें हुई, कौन कौन सी, गेम, लैंग्वेज, डिजीज़ या फेस्टिवल या ओकेज़न, अगर ये वाक्य में नाउन के रूप में आ रही है, ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की है। अगर ये 4 चीज़ें वाक्य में नाउन के रूप में आ रही हैं तो उस अवस्था में हम किसी भी आर्टिकल का उपयोग कतई नहीं करेंगे और आपको पूरी तरह आर्टिकल को वर्जित रखना है। अब इसके एग्जाम्पल चारों के एक एक अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहला है ही इज़ लर्निंग फ्रेंच इन दीज डेज। व्हाट इज़ फ्रेंच, ये लैंग्वेज का नाम है और ये यहाँ पे नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, मीन्स यहाँ पे हम किसी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे। दूसरे एग्जाम्पल में देखें, लिख रहा है चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट क्या है, यहाँ पे एक खेल का नाम है और ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, क्रॉस। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, सी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। कैंसर इज़ अ डिजीज़, यानी ये भी किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे नाउन। नेम ऑफ डिजीज़ है, इससे पहले किसका यूज़ हो जाएगा, क्रॉस। अंत में देख रहे हैं पीपल सेलिब्रेट दिवाली विद ग्रेट जॉय। ये एक फेस्टिवल है, ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे भी हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमने 4 चीज़ों के बारे में बात करी थी और वो चारों का एक एक एग्जाम्पल आपके सामने डिस्प्ले कर दिया। देखिए मेन मुद्दा यही है, मैंने इस चैप्टर के शुरू में भी कहा था कि जितना आप फोकस रखोगे, कम से कम नियम रखोगे, आर्टिकल उतना अच्छी तरह लगा सकते हो। किताबों में समुंदर भरा पड़ा हुआ है, पर मेन चीज़ होती है उसे समेटना, क्योंकि हम जितने ज़्यादा भ्रमित होंगे पढ़ पढ़ के उतना ही जल्दी हम आर्टिकल में गलती भी करेंगे। तो मैंने आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया, आर्टिकल ए और एन के लिए एक मेथड बताया, दा के लिए 3-4 बिंदु में पूरा दा आपको समेट के रख दिया और कुछ 3-4 बिंदु हमने आपको बताए निल आर्टिकल की अवस्था में। अगर आप इतना ही याद रख गए तो आप किसी भी एग्ज़ाम में आर्टिकल से जुड़ी हुई चीज़ों में कभी दिक्कत नहीं पाएंगे। बाकी महत्वपूर्ण बात मैंने जो शुरू में ही कही थी कि आर्टिकल और प्रीपोजिशन 2 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ड्राइविंग सीट आपकी होती है, हम एक कोच की तरह काम करते हैं, सिखाने वाला आपके बगल में बैठा होगा पर निर्णय आपके होंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान रखने की होती है। तो हमने अपनी तरफ से आपके दिमाग में क्लियर कर दिया कि आप ए और एन कैसे लगाएंगे, दा कैसे लगाएंगे और आर्टिकल नहीं लगेगा तो वो कौन कौन की अवस्थाएं होंगी। अब यहाँ पे
इस चैप्टर का हम समापन करने जा रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसकी डिमांड आप कई दिनों से कर रहे थे, वो यहाँ समाप्त हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें, और अगर ये पसंद आया हो तो निश्चित रूप से इसे लाइक करिए, जिससे हमें इनकरेजमेंट मिले। अगले वीडियो में एक और नए चैप्टर के ग्रामर के एक और नए पहलू के साथ हम आपसे मिलेंगे और आपको ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।